आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के बारे में एवं उनका जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है यानी कि जस्टिस, इसके बारे में। टॉपिक आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। हमारे डेली लाइव आने का जो टाइम है वो 8 PM पर है इवनिंग में, और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे हमने शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके सागर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RR अकेडमी फिरोजाबाद में। तो स्वागत करते हैं हम आपका। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है ना, आपके सिलेबस में राइटर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इनके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि टॉपिक हमारे वीडियो का क्या रहने वाला है। यहाँ जितना टॉपिक दिया गया है उतना ही टॉपिक नहीं है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया सबसे पहले हिज लाइफ, लिटरेरी कैरियर्स यानी लिटरेरी वर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लॉट्स एंड ऑल अबाउट हिज प्लेस। कहने का मतलब है सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, वैसे तो बुक्स में सारा सब कुछ मिल ही जाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तब जाके आपको मिल पाती हैं। तो बहुत ही आसानी से आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिया ये सारी चीज़ों को। लिखा है अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। ठीक है, गाल्सवर्दी वाज अ ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट। ओके, और क्वेश्चन आता है कि ह्यूमनिस्ट है भी या नहीं। आपका आंसर होगा यस, ही वाज अ ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट राइटर। इसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आफ्टर बर्नार्ड शो, यानी बर्नार्ड शो के बाद में, ही ओनली ऑक्यूपाइड द इंग्लिश थिएटर। बर्नार्ड शो के बाद में केवल एक इकलौते व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बहुत समय तक इंग्लिश थिएटर में अपने पैरों को जमाए रखा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तक टिके रहे थे। एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक, और पब्लिक की अटेंशन बहुत ज़्यादा एक्वायर की। किस किस क्षेत्र में की थी? डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक ट्रेजिडीज। डोमेस्टिक ट्रेजिडी इन्होंने लिखी थी, सोशल प्रॉब्लम पे बात की थी। कुल मिला के जो सोशल एलिमेंट है सारे के सारे इन्होंने अपने आप में समेट के रख लिए थे। थोड़ी सी और बात करेंगे आगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क और स्कोर करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इनके की नोट की। क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज द की नोट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है। लिखा है मैंने की नोट ऑफ ऑल हिज लिटरेरी राइटिंग्स, यानी जितने भी उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनका जो की नोट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उनके ड्रामा में देखने को मिलता है वो है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, और किस किस चीज़ पर बेस है? हिज लव, सिंपैथी फॉर द पुअर, यानी कि गरीबों के लिए उनकी जो प्यार और सहानुभूति है वो उनके ड्रामा में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। स्पेशली बात करें तो डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे लोग जो सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। एंड द विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, कहने का मतलब ये हुआ जो सामाजिक न्याय से वंचित होते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जॉन गाल्सवर्दी। He wrote stories, poems, novels, play, established himself as a prolific writer। यहाँ उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा राइटर घोषित करते हुए बहुत सारा मटेरियल हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रोवाइड करा दिया है। जैसे उनमें बात करते हैं तो शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है इन्होंने, पोइम्स भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, ठीक है ना, और प्ले तो इन्होंने लिखे ही हैं। एंड ही प्रूव हिमसेल्फ एज ए प्रोलिफिक राइटर। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक बढ़िया और एक अच्छा ज़बरदस्त राइटर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इट इज़ द कॉमन मैन, और इनके ड्रामा में जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है? सिर्फ कॉमन मैन के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। दैट इज़ द फोकस ऑफ हिज प्ले, जो कि उनकी प्लेज, उनकी स्टोरीज का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है जहाँ पर वो बात करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माँ बाप कौन थे, फिर भी मैंने एक लाइन यहाँ पे इनके सामने नोट कर दी है जिससे कि कोई भी एस्पेक्ट आपका छूटे ना। और बात करेंगे पेरेंटेज की, मतलब माँ बाप की, तो सभी को बताया जॉन ब्लैंकी बेली। इनका दूसरा नाम था नी बार्लेट। ठीक है, यानी जो हैं जॉन ब्लैंकी बेली, इनका पूरा नाम है नी बार्लेट, यानी इनकी माँ का नाम है नी बार्लेट, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो। एंड इज फादर वाज जॉन, यानी कि जॉन। तो अब बात कर लेते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, 14 अगस्त को उनका जन्म हुआ था 1867 में। अगर बात करते हैं प्लेस की तो किंगस्टन हिल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे की एलिमेंट है जो आपको याद होने चाहिए। वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थोड़ी सी और बात करते हैं। इन 1881 1881 में ही वॉज सेंट टू स्टडी इन फेमस पब्लिक स्कूल, जिसका नाम था हैरो। ठीक है, उसके बाद में इनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा गया था न्यू कॉलेज, जो कि कहाँ पर था, ऑक्सफोर्ड में। और ये कॉलेज किसका था, लॉ का था। ओके, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ही ऑब्टेन हिज डिग्री एट लॉ इन 1889। अगर इनके लॉ कंपटीशन की बात करते हैं तो इन्होंने जो लॉ कंप्लीट किया था वो किया था 1889 में। ओके, थोड़ा सा और है। उसके बाद में हर व्यक्ति की डेथ होती है और इनकी भी डेथ हुई थी। तो ही डेड इन 31 जनवरी 1933 एट द एज ऑफ 65 ईयर एट हेमस्टीड लंदन। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हिज ड्रामाटिक कैरियर बिगेन ओनली इन 1906। अगर बात करते हैं कि इनका जो ड्रामाटिक कैरियर था वो स्टार्ट कब हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इनके ड्रामाटिक कैरियर को स्टार्ट होने में। 1906 में इन्होंने एक अच्छा कैरियर स्टार्ट कर लिया था विद द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स का जो इन्होंने सिल्वर बॉक्स नाम का जो इन्होंने प्ले बनाया था, उसी प्रोडक्शन के साथ में इनका ड्रामाटिक कैरियर स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर बात करें, द स्टाइल आउटलाइन वाज ब्रॉट टू ग्रेटेस्ट परफेक्शन इन जस्टिस। लेकिन इनकी जो आउटलाइन कैरियर की जो स्ट्रेटेजी थी और इनकी जो सोशल स्टेज थी और ह्यूमैनिटेरियनिज्म थी, बाकी की जितने भी एलिमेंट इनके अंदर जो थे वो अगर सही तरीके से देखने को मिलते हैं तो वो आपके स्ट्राइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में इनकी कुछ ड्रामाज हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लेना। फिर इसके बाद में इन्होंने जस्टिस को पब्लिश किया 1910 में, और द पीजन 1912 में, द एल्डेस्ट सन 1912 में, द फ्यूगेटिव 1930 में, द मूव 1940, स्किन गेम 1920, लॉयल्टी 1922। ठीक है, ही रोट ओवर 31 प्लेज। अगर बात करते हैं जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर का 37 प्ले होता है, इसी तरीके से अगर इनकी बात आ जाती है तो इन्होंने टोटल 31 प्ले लिखे थे। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपको बुक्स में देखने के बाद में बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी। थीम्स पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, थीम्स ऑल ऑफ हिज प्ले। अगर आप एक एक करके प्ले पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्ले पढ़ने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पर सभी तरीके की थीम्स को इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले दिया है ऑल, पहले नंबर की पढ़ रहे हैं हम। ऑल हिज प्ले एग्जिबिट द सेम फीचर। ठीक है ना, यानी उनके हर प्ले में लगभग एक ही तरीके की थीम आपको देखने को मिलती है। ऑमनीप्रेसेंस ऑफ फंडामेंटल सोशल प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो थीम हुई वो कौन सी हो गई, सोशल प्रॉब्लम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा राइटिंग किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे दिया गया है द सिल्वर बॉक्स डील्स विद द ओल्ड प्रोवर्ब। इनका जो सिल्वर बॉक्स नाम का जो प्ले है उसमें एक प्रोवर्ब के तरीके से उन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट किया है। देयर इज ओनली वन लॉ फॉर द रिच एंड द पुअर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो तरीके के कानून है। ये बात हो रही है सिल्वर बॉक्स की, जिसमें सिल्वर बॉक्स में इन्होंने जो डील किया है, तो इन्होंने कहा है कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ लॉ, यानी 2 तरीके के कानून है। एक कानून किसके लिए है, एक रिच लोगों के लिए है, और एक किसके लिए है, पुअर लोगों के लिए है। ठीक है, बात आती है अगर सिल्वर बॉक्स की थीम की, यानी कि व्हाट डील्स द सिल्वर बॉक्स इन, किस तरीके की चीज़ों को डील करता है सिल्वर बॉक्स। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है कंफ्यूज रहते हैं सोशल जस्टिस पर, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोशल जस्टिस न होकर इनइक्वलिटी ऑफ पावर। ठीक है ना, यानी शक्तियों का एक विषम तरीके से बंटवारा बोला जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं स्ट्राइप। द नेक्स्ट ड्रामा इज स्ट्राइप। स्ट्राइप की बात करते हैं। स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ और आज आपको यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया है। स्ट्राइप नाम का जो प्ले है इसमें ये कैपिटल का मतलब होता है जो पूंजीपति लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं वो, और लेबर का जो मतलब है वो मजदूर होते हैं। मजदूर और उद्योगपतियों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष दिखाया गया है। क्लियर हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, जिसमें दिया गया है जस्टिस। जस्टिस किस चीज़ के बारे में है, जस्टिस डील्स विद द स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द माइटी पावर ऑफ लॉ। यहाँ इंडिविजुअल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ विलियम फाल्डर है, और विलियम फाल्डर एक इंडिविजुअल यानी कि पार्टिकुलर पर्सन का नाम है जो पूरी सोसाइटी से यानी कि पूरे पावर ऑफ लॉ से संघर्ष करता है और एंड में अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो बहुत अच्छा प्ले है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आज हम इसी प्ले के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे चल के, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरगेटिव की। ठीक है, जैसे फॉरगेटिव है ठीक उसी तरीके से इनका जो दूसरा प्ले है लॉयल्टी, दोनों एक ही बेस पर काम करते हैं। बोथ आर द प्ले प्रोड्यूसिंग द सेम एटमॉस्फियर, दोनों प्ले में एक ही तरीके की चीज़ों का वर्णन किया गया है। एंड मेकिंग द फेथ ऑफ मैन ऑन हिज मास्टर, यहाँ इन्होंने जो चीज़ बताई है वो चीज़ है फेथ ऑफ अ मैन ऑन हिज मास्टर। ठीक है, लॉयल्टी और फॉरगेटिव बेस्ड ऑन द सेम थीम, यहाँ पर एक विश्वास की बात होती है जो अपने मास्टर के प्रति एक बोल सकते हैं सर्वेंट या कोई भी एम्प्लॉय दिखाता है। बहुत अच्छा प्ले है ये भी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, जिसमें दिया गया है द पिजन। ठीक है, ये बहुत अच्छा ड्रामा है। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ वैगबॉन्ड एंड द पुअर। ठीक है, वैगबॉन्ड का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, वैगबॉन्ड एंड द पुअर हैव द सेम मीनिंग। जो छोटे तबके के लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, उन्हीं को वैगबॉन्ड एंड द पुअर यानी कि बेघर और असहाय लोग बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में बात होती है। आगे बात होती है नेक्स्ट द एल्डेस्ट सन का एक और ड्रामा है जिसमें बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ मॉरलिटी एज अप्लाइड टू द रिच एंड पुअर। देखिए, यहाँ जो चीज़ है थोड़ी सी सटायरिकल है कि यहाँ एक व्यक्ति जो गरीब है उसके लिए एक अलग मॉरलिटी होनी चाहिए और एक व्यक्ति जो रिच है उसके लिए एक अलग मॉरलिटी वैल्यू है। तो दोनों की मॉरल वैल्यू अलग अलग यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो बहुत अच्छा प्ले है द एल्डेस्ट सन और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर, ये सारी की सारी मैं थीम लिख रहा हूँ जो आप लोग नोट कर लेना और इन्हीं थीम्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आप जब पूरा ड्रामा पढ़ेंगे तो शायद आपको ये चीज़ें ना मिलें, इसलिए मैंने बहुत ही बड़ी एनालाइज करने के बाद में सारे के सारे थीम्स आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम द फ्यूगिटिव ट्रीट्स वुमेन्स पोजीशन इन द सोशल लाइफ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी ट्रीट द सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन्स, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉरगेटिव। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले लॉयल्टी पर। लॉयल्टी में दिया गया है लॉयल्टी इज स्टडी इन सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वर्सेशन। ठीक है, ये इसकी थीम मैंने यहाँ पे नोट कर दी, ये भी आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो मोस्टली उनके जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं सभी की थीम मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। अब इन प्लेज की कभी भी थीम्स के बारे में या इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात होती है तो आप डायरेक्टली हिट द करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द थीम ऑफ हिज प्ले आर मोस्टली डोमेस्टिक, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल इन द नेचर। ये टोटल उनकी थीम के जो की एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, यानी इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो आप टिक कर देंगे यस। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं करेक्टर्स ऑफ हिज प्ले। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर के करेक्टर्स भी यूनिवर्सल होते थे, ठीक है, इस तरीके से विलियम जो जॉन गाल्सवर्दी हैं इनके करेक्टर यूनिवर्सल नहीं होते। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर के करेक्टर्स यूनिवर्सल इसलिए बोल सकते हैं हम क्योंकि उनके जो मोस्टली करेक्टर्स हैं उनको लगभग उनके हर प्ले में अलग अलग करके, इवन देन उनके जो अलग जो ग्रीक प्लेज हैं वहाँ पर भी उनको देखा जा सकता है। वही करेक्टर्स आपको शेक्सपियर के प्ले में मिल जाएंगे, तो वहीं जॉन कीट्स के यानी कि पोएम सोनेट्स हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सल एक तरीके से, लेकिन इनके जो कैरेक्टर हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, दे आर कॉमन मैन। वो कैसे हैं? कॉमन मैन है। तो समझ लीजिए गाल्सवर्दीज कैरेक्टर इन हिज प्लेज आर ऑल ऑर्डिनरी, सभी सामान्य हैं, कॉमन प्लेस से लिए गए हैं, कॉमन मैन और वुमेन हैं, सच एज वी मीट इन द एवरीडे लाइफ। और ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम रोजाना देखते हैं। ठीक है, आपके मोहल्ले में देखते हैं, आपके इलाके में देखते हैं, आपके शहर में देखते हैं, आपके गांव में देखते हैं, ऐसे ही लोग गाल्सवर्दी के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर इनके हीरो एंड हीरोइन की, तो किस तरीके के होते हैं वो मैं बता चुका हूँ, दे आर नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, तो नो ग्रेट हीरोज आर प्रेजेंटेड इन हिज प्ले, उनके प्ले में कोई भी ऐसा हीरो नहीं होता जो यूनिवर्सल होता है, दे आर ओनली कॉमन मैन। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, इंस्टीड ऑफ टेकिंग मैन एज हिज हीरोज, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, द ड्रामाटिस्ट हैज एडेप्टेड द फेथ, आइडियल्स एंड फोर्सेज ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ। यहाँ पर उन्होंने जो हीरो हीरोइन लिए हैं, अपने जो कैरेक्टर लिए हैं, वो कहाँ से लिए हैं? फेथ, आइडियल्स एंड फोर्सेस ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ। टोटल इन्होंने मॉडर्न सोशल लाइफ से जो एलिमेंट लिए हैं वही अपने ड्रामा में डाले हैं।
तो आई थिंक कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है उसे आप याद रखिएगा। अभी थोड़ा हम अपनी फील्ड क्लास लेने में व्यस्त हो गए हैं, इस वजह से 1-2 दिन से क्लासें हमारी नहीं हो पाई हैं लाइव, लेकिन आगे चल के फिर दोबारा से लाइव होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नोट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्लॉट कंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको सेपरेटली अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने सब कुछ एक ही स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया है। प्लॉट स्ट्रक्चर की बात करें, प्लॉट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए प्लॉट होता क्या है। प्लॉट किसी भी कहानी का कथानक बोला जा सकता है जिससे कहानी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है, सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो एज द थीम एंड करेक्टर आर वेल मार्क्ड सो इज प्लॉट, जिस तरीके से इनकी कहानी में करेक्टर्स वेल मार्क यानी कि अच्छे तरीके से रखे जाते हैं, उसी तरीके से इनकी जो थीम और इनका जो प्लॉट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फिट किया जाता है। एक दूसरी कहानी एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से सटीक बैठती है और जॉइंट होती है। करेक्टर्स आर सबॉर्डिनेटेड टू द प्लॉट्स, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है। तो करेक्टर्स होते हैं वो जो सबॉर्डिनेट होते हैं प्लॉट के, यानी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से डायरेक्टली उनको फिट कर दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्हें फिट किया जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी आंखों के सामने सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, बिकॉज दे आर बेसिकली मीन फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज आइडियाज, और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने मुंह से वो आइडियाज प्रस्तुत करते हैं जो गाल्सवर्दी प्रस्तुत कराना चाहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि हर एक ड्रामाटिस्ट का एक माउथ पीस होता है और वो होता है कैरेक्टर। तो जिस कैरेक्टर के द्वारा वो अपने शब्दों को बुलवाना चाहते हैं वो कैरेक्टर उन शब्दों को बखूबी बोलता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद में देख लीजिए, दे आर मेड ऑफ ऑर्डिनरी इवेंट एंड सिचुएशंस, और वे सभी कैसे होते हैं, ऑर्डिनरी इवेंट्स के होते हैं, ऑर्डिनरी सिचुएशंस के होते हैं। क्लियर हुआ। आगे और देख लेते हैं। देयर इज नॉट एनी मिस्टीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड इन द अनफोल्डिंग ऑफ प्लॉट्स, जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऐसी मिस्टीरियसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब हम जॉन गाल्सवर्दी के प्लेज को पढ़ेंगे तो शुरुआत से हम पढ़ेंगे तो हमें एंड बता, हमने बिगिनिंग की अगर उसके प्ले की पढ़ने की और हमने अगर 1-2 लाइन पढ़ ली, एलिमेंट्स उसके देख लिए, तो हम आगे जाके आराम से बता देंगे कि इस कहानी में लास्ट में क्या होगा। जब हम जस्टिस नाम के प्ले में विलियम फाल्डर की स्थिति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आगे चल के ये बर्बाद होने वाला है, बिकॉज ही फॉल्स इन लव विद रुथ हैनिबल, ठीक है, और वो भी कैसी लड़की के साथ में जो ऑलरेडी शादीशुदा थी। तो इस तरीके से इनके जो ड्रामा हैं उनमें एलिमेंट इस तरीके के डाले जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं हो पाता है, बहुत ही सिंपल होता है। कोई व्यक्ति शुरुआत से ही अंदाजा लगा लेता है कि कहानी के लास्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों की हेल्प के लिए, इन जस्टिस द एंड ऑफ फोर शैडोड। फोर शैडोड का मतलब है जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं, समझिए जो भी चीज़ें क्या है आगे आने वाली होती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भावी राजा यानी होने वाला राजा, ऐसे ही फोर शैडोड का मतलब है आपका भावी विचार। क्या है, भावी विचार। भावी का मतलब भाभी वाली वो नहीं है जो आपके घर में होती हैं, भैया की जो वाइफ होती है उन्हें भाभी बोलते हैं। भावी का मतलब आगे आने वाला। तो फोर शैडोड का मतलब है भावी विचार, यानी मन में आने वाले जो भावी विचार होते हैं वो हमें पता चलवा देते हैं, पता लगा देते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो इज द केस विद लॉयल्टी, और ऐसा ही होता है लॉयल्टी में, ठीक है। किसी भी प्ले को आप पढ़ेंगे विलियम जॉन गाल्सवर्दी के तो मोस्टली ये टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी, शुरुआत में पता पड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने सबसे अच्छे नाटक के बारे में जिसका नाम है जस्टिस, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की है। क्लियर। तो जस्टिस नाम का प्ले कितने बच्चों ने पढ़ा है जरा हमें ये भी बता देना, और सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज जो नोट्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर का नाम सभी को पता ही है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। अगर इनके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 1867 से 1933 तक हम इसके ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम जस्टिस नाम के प्ले की, देन द प्ले वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1910, ठीक है। प्ले पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1910 में पब्लिश हुआ था। इसे इरेज कर दूं पहले सारे को मैं।
चलिए, तो प्ले हमारा कब पब्लिश हुआ था? 1910 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं ये प्ले क्या है, तो ये एक ड्रामा है। टाइप ऑफ प्लॉट कैसा है? सोशल क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, सामाजिक आलोचना। टाइम ऑफ वर्क 1910 है, सेम है। सेटिंग यानी कि इसका जो लोकेशन है वो क्या है? वो लंदन की है। ये छोटे छोटे की नोट हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल कैरेक्टर्स की। तो इसके जो मेन और इम्पोर्टेंट और जो मुख्य भूमिका में जो कैरेक्टर हैं वो है विलियम फाल्डर, द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द प्ले, कॉक्सन, ठीक है, और रुथ हनीवेल द हीरोइन ऑफ द प्ले। ठीक है, सब कुछ इसी की वजह से खराब होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है विलियम फाल्डर की रुथ हनीवेल की वजह से, एंड एट लीस्ट ही वाज डेड इन द लास्ट। ओके, थोड़ी सी और बात करते हैं। जेनर यानी कि कौन सा जेनर है इसका? सोशल रियलिज्म ड्रामा है ये, ठीक है। जेनर की बात करें तो सोशल रियलिज्म ड्रामा है। और सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे? जस्टिस देखने को मिलेगा, प्रिजनर्स यानी कि कैदी देखने को मिलेंगे, प्रिजन्स यानी जेल देखने को मिलेगी, सुसाइड यानी आत्महत्या देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। और देखने को मिलेगा आपको 1910s की जो इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लॉयर्स देखने को मिलेंगे, लंदन की लाइफ देखने को मिलेगी, डिवोर्स सिस्टम देखने को मिलेगा, और इनजस्टिस देखने को मिलेगी, और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद देखने को मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके इस ड्रामा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ऑथर्स अदर कंट्रीब्यूशन। कुछ ड्रामा मैंने पिछले पेज पर डिस्कस करा दिए थे, बाकी के जो इंपोर्टेंट ड्रामा हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, ठीक है, इन चांसरी 1920। वैसे तो मैं इनको और भी कंप्लीट करा चुका हूँ कई वीडियो में। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑकनिंग 1920, टू लेट दिया गया है 1921, द फोर साइड सागा 1922, और द वाइट मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926, और स्वान सॉन्ग है आपका 1928 में। मेड इन वेटिंग 1931, और फ्लोरिंग और विल्डरस्टैंड ये है आपका 1932। ओवर द रिवर आपका आया था 1933 में। एंड ऑफ द चैप्टर 1934। इस टाइप की बात करते हैं तो 1909 में आया था। द पिजन 1912 का प्रोडक्शन है। ओल्ड इंग्लिश 1924 और एंड द रूफ 1929। तो इस तरीके से इंपोर्टेंट मैंने ड्रामा यहाँ पे विद डेट के आपके सामने लिख दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इनके नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इनके बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सभी लोग जानते हैं, मैंने कई बार डिस्कस कराया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1932। और किसके लिए अवार्ड किया गया था इनको? फोर साइड सागा विच वाज अ कलेक्शन ऑफ 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स, ठीक है, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन के लिए। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और चलते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन में, अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे इस नोवेल की, डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बहुत ही शॉर्ट में कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं जिसके बाद में आपको ये प्ले अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो कहानी का हीरो है जिसका नाम है विलियम फाल्डर, क्लियर। विलियम फाल्डर कौन है इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। ए जूनियर क्लर्क इन द लॉ फर्म हु रेज अ कंपनी चेक फ्रॉम 9 to 930 पाउंड। देखिए यहाँ जो इसकी जो मिसफॉर्चुनेट यानी कि जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई थी वो क्या थी, ये क्या कर देता है, कंपनी के चेक को चेंज कर देता है, किसमें, 9 से चेंज कर देता है 90 पॉइंट्स में। यही कहानी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। एंड इज सेंट टू प्रिजन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको जेल भेज दिया जाता है। कितने साल के लिए भेज दिया जाता है? 3 साल के लिए। व्हेन ही इज रिलीज ऑन पेरोल, पेरोल का मतलब होता है एक गारंटी पर, जब इसको छोड़ा जाता है। ही इज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस फॉर नॉन रिपोर्टिंग टू द पेरोल अथॉरिटीज। लेकिन क्या होता है कि पेरोल की एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि किस तय समय सीमा पर इसको पुलिस स्टेशन में अपने आप को रिपोर्ट करना होता है, बट ये भूल जाता है, ये नहीं पहुंच पाता, ठीक है। ही ब्रेक्स अवे फ्रॉम द अरेस्टिंग ऑफिसर एंड किल्स हिमसेल्फ बाय जंपिंग फ्रॉम एन ऑफिस विंडो। और इसी पकड़ धकड़ में, ठीक है, इसी पकड़ धकड़ में वो बचना चाहता है और ऑफिस की विंडो से यानी जंप हो जाती है उससे। बाई फॉल्ट हो सकती है या किसी भी तरीके से, ये स्पष्ट नहीं है, बट ही वाज डेड बाय जंपिंग फ्रॉम द ऑफिस विंडो, और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ट्रेजिक एंड होता है इसका, बस इतना ही शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने रुथ हनीवेल, दिस इज द हीरोइन ऑफ द प्ले हु कॉजेज द डेथ ऑफ विलियम फाल्डर, जिसकी वजह से विलियम फाल्डर की मृत्यु होती है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई विलियम फाल्डर सेंट टू द प्रिजन। इसी की वजह से उसने चेक में फोर्जरी की थी, ठीक है, क्योंकि वो इसको बचाना चाहता था।
द वुमेन फॉर whom फाल्डर एल्टर्ड द चेक, यानी ये वही वुमेन है जिसके लिए विलियम फाल्डर ने चेक में 9 से 90 पाउंड कर दिया था, ठीक है, और उसको विड्रॉ भी कर लिया था, जिसकी एवज में उसे जेल हो गई थी। ही हैड इंटेंडेड टू टेक रुथ एंड हर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हर ब्रूट, यहाँ पे हो गया है, देखिए गलत हो गया है, जो ब्रूटिश हो गया है यहाँ ब्रिटिश है, और ब्रिचुअल भी बोल सकते हैं, यानी कि उसका जो ब्रिचुअल हस्बैंड था, यानी जो बहुत घिनौने कृत्य करता था, ऐसे हस्बैंड से उसको बचाना चाहता था, और उसके साथ में उसके 2 बच्चे भी थे, रुथ हनीबल के, और उसको बहुत दूर ले जाना चाहता था अपने सपनों की दुनिया में। सो ही नीडेड द मनी, और इस काम को करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने क्या किया, ही अल्टर्ड द चेक फ्रॉम 9 टू 90 पाउंड, 9 से 90 पाउंड में उसने चेक को बदल दिया और उसको विड्रॉ भी कर लिया। द एक्सपेंसेस दे वुड इनकोर व्हेन दे लेफ्ट लंदन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सोशल जस्टिस का ड्रामा है, जिसमें विलियम फाल्डर एक प्रोटोगनिस्ट के तरीके से कार्य करता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे इसके और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उन पर बात कर लेते हैं। इसके बाद में रॉबर्ट कॉक्सन, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्सन के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो हु इज रॉबर्ट कॉक्सन? इस ड्रामा में रॉबर्ट कॉक्सन क्या है कि सीनियर क्लर्क है। देखिए विलियम फाल्डर क्या है, जूनियर क्लर्क है, और जो रॉबर्ट कॉक्सन है वो कैसा है, वो सीनियर क्लर्क है उस फर्म का जहां पर विलियम फाल्डर काम करता है, ठीक है। ही सपोर्ट फाल्डर, वो सपोर्ट करता है फाल्डर को थ्रू द ट्रायल, जब उस पर मुकदमा चल रहा होता है तब वो उसको सपोर्ट भी करता है, वाइल ही इज इन प्रिजन, जब वो जेल में था तब भी, एंड आफ्टर हिज रिलीज, और जब वो रिलीज हो जाता है, जेल से छूट आता है, तब भी उसको सपोर्ट करता है। कुल मिला के ही इज इन फेवर ऑफ विलियम फाल्डर, एक अच्छा कैरेक्टर है, उसके दोस्त की तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर और हैं जो कहानी के कर्ता धर्ता हैं, जिनके पीछे फाल्डर को जेल हो जाती है, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ, ठीक है, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ, समझ लेना, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ। दीज आर द पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म, ठीक है, ये क्या है कि लॉ फर्म में पार्टनर हैं, और फाल्डर क्या है, इनका एम्प्लॉय है, ये फाल्डर के एम्प्लॉयर्स हैं, यानी मालिक हैं। दे कॉज फाल्डर्स अरेस्ट, और इन्हीं ने फाल्डर को पकड़वाया था, बट आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन दे आर विलिंग टू डिस्कस टेकिंग हिम बैक इनटू देयर कंपनी, लेकिन जब वो जेल से छूट आता है उसके बाद में वो सोचते हैं कि विलियम फाल्डर को फिर दोबारा से अपनी कंपनी में ले लें, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है डेविस, समझ लेना, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला, आज मैं इसमें इतनी सारी की नोट्स कराने वाला हूँ आपको कि फिर आपको इसमें से शायद क्वेश्चन मिलना तय हो जाएगा। डेविस, हु इज डेविस? ये क्या है, ए जूनियर क्लर्क फर्स्ट सस्पेक्टेड एट एल्टरिंग द चेक, यहाँ पर एक जूनियर क्लर्क की बात होती है, एक और जूनियर क्लर्क है जो कौन है, डेविस, ठीक है, जिसको पहले सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद इसने चेक को क्या कर दिया है, बदल दिया है। एक और है हेक्टर फ्रॉम, फाल्डर्स अटॉर्नी ड्यूरिंग द ट्रायल, हेक्टर फ्रॉम कौन है, ठीक है, ये जो है हेक्टर फ्रॉम, ये इसके ट्रायल में इसकी तरफ से लड़ने वाले वकील हैं। हेरोल्ड क्लेवर कौन है, काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन एट फाल्डर्स ट्रायल, ये वो वकील हैं जो फाल्डर को सजा दिलाना चाहते हैं, ठीक है। और हेक्टर फ्रॉम कौन से वकील हैं, ये वो वकील हैं जो फाल्डर को बचाना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट इज द सूडोनेम दैट गाल्सवर्दी टुक। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ सारी चीज़ों पे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। सूडोनेम का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही जाता है, मैंने कई बार क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ तो डायरेक्ट ही कह सकता हूँ कि जॉन सिंजॉन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है व्हाट काइंड ऑफ एस्थेटिक थ्योरी डिड ही बिलीव इन, लेकिन वो किस तरीके की एस्थेटिक थ्योरी की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जॉन सिंजॉन तो उन्होंने अपना ले लिया है, तो गाल्सवर्दी टुक द pseudonym जॉन सिंजॉन, ओके। गाल्सवर्दी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन which he has regarded the art as an instrument of social debate। यहाँ पर अगर बात करें तो उसने क्या किया है, इसने कहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा वो क्या है, सोशल डिबेट के लिए मैं यूज करता हूँ। ही बिलीव्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट, उसका कहना है कि हर कलाकार की एक ड्यूटी होती है, और वो ड्यूटी क्या है, टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, ठीक है, देखना, बट नॉट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम को तुम देख सकते हो, एक कलाकार का कार्य है किसी प्रॉब्लम को देखना, बट उसका कार्य ये नहीं है कि उसे देखने के बाद में उसको दबा भी दे,
ठीक है, मरीज को ऑब्जर्व करना काम है उसका, बट मरीज को दवा देना या ठीक करना उसका काम नहीं है। वो समस्याओं के बारे में देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, बट उसका क्यूरेंस नहीं दे सकता। ओके, यहाँ क्लियर हुआ। तो दो चीजें बताई हमने, जॉन सिंजॉन इनका एक स्यूडोनेम है। ये किस टॉपिक पे बात करते हैं वो हमने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो डिस्कस किया है, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जस्टिस। क्या ये जस्टिस नाम का टाइटल है, ये सिग्निफाई है अपने आप में, इसका क्या महत्व है जस्टिस नाम के इस टाइटल का? क्वेश्चन आ सकता है ये, तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो समझ लीजिएगा, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। जॉन गाल्सवर्दी डिलिबरेटली दोज द टाइटल जस्टिस इन ऑर्डर टू सैटाराइज। सैटाराइज का मतलब है किसी चीज पे व्यंग्य करना, ठीक है, ऑफ द कॉन्टेम्परेरी सोशल एंड लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। जहां उन्होंने जस्टिस नाम के इस टर्म से क्या किया है, इस टाइटल से क्या किया है, जो कॉन्टेम्परेरी सोशल एंड लीगल सिस्टम है इंग्लैंड का, यानी कि उस कंट्री का, उस पर बात की है, उस पर एक सटायर व्यंग्य किया है। विच इन द नेम ऑफ जस्टिस, जो क्या करते हैं जस्टिस के नाम पर यानी न्याय के नाम पर क्या करते हैं, फोर्स द हेल्पलेस इंडिविजुअल्स लाइक फाल्डर एंड रुथ टू सफर एंड पेरिश फाइनली इन द मोस्ट इनह्यूमन वे इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। कहने का मतलब ये है, यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि जॉन गाल्सवर्दी ने इस टाइटल के थ्रू, यानी जस्टिस नाम का जो टाइटल है, इस टाइटल के थ्रू पूरे इंग्लैंड की जो लीगल सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, और जो समाज है वहाँ का उस समय का, उस पूरे समाज पर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि वो जस्टिस के नाम पर क्या करते हैं। जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, कहने का मतलब जो पार्टिकुलर लोग होते हैं, हेल्पलेस लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जैसे कि फाल्डर और रुथ हनीवेल, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या देते हैं, ठीक, और क्या करते हैं, फाइनली उनको जेल भेज देते हैं और एक इनह्यूमन यानी अमानवीय कृत्य करते हैं, भले ही वो लोग उस सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं उसके बावजूद भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अब समझने के बाद में आप इनके जवाब किसी तरीके से घुमा के आ जाएंगे, आप कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जस्टिफाई द सब टाइटल ऑफ द ड्रामा। अब सब टाइटल क्या है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ए ट्रेजिडी। सब टाइटल क्या है, ए ट्रेजिडी। डू यू थिंक जस्टिस इज अ सोशल ट्रेजिडी। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक सोशल ट्रेजिडी है या नहीं है? तो ये भी डिफाइन कर दिया मैंने, जस्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रेजिडीज। जो जस्टिस है वो दूसरी ट्रेजिडियों से बिल्कुल अलग है। ओके, रिटन इन अरिस्टोटलियन फार्मूला, जो अरिस्टोटल ने लिखी थी ट्रेजिडी, ठीक है, उन ट्रेजिडी से ये बिल्कुल अलग है। देयर इज नो कन्वेंशनल, समझ लेना इस चीज को, देयर इज नो कन्वेंशनल हीरो एंड विलेन कन्फ्लिक्ट इन द प्ले, यानी किसी भी तरीके से कोई हीरो कोई विलेन एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, द्वंद्व, युद्ध नहीं करते नजर आते। द सेंटर यानी सेंट्रल प्रोटोगेनिस्ट फाल्डर, यानी जो मध्य का यानी जो केंद्र बिंदु का जो हीरो है, प्रोटोगेनिस्ट है, जो यहाँ का पीड़ित है, वो क्या है, इज नॉट एट ऑल हीरोइक फिगर, वो किसी भी तरीके से एक हीरोइक फिगर नहीं है। रेदर ही इज ऑफ वीक विल्ड एंड नर्वस पर्सनैलिटी, जबकि वो कैसा है, एक वीक यानी कि कमजोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति है, और नर्वस पर्सनैलिटी यानी जो हमेशा क्या रहता है, नर्वस रहता है, ठीक है। अगेन द प्लेस, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगेन द प्लेस ऑफ विलेन, अगर विलेन की यहाँ पर बात हो जाए इस प्ले में, तो आपको विलेन कैसे देखने को मिलेंगे वो भी देख लीजिए। अगेन द विलेन हैज बीन टेकन बाई इनह्यूमन सोशल एंड लीगल सिस्टम। यहाँ अगर विलेनियस की बात होती है तो विलेन कोई व्यक्ति नहीं है, विलेन क्या है, इनह्यूमन सोशल सिस्टम और लीगल सिस्टम यहाँ पे विलेनियस कैरेक्टर के तौर पे दिखाए गए हैं। टू विच द हीरो बिकम अ विक्टिम, और उन्हीं लोगों का जो हीरो होता है वो क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ओके, देखिए अभी मैं इसमें बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, आप बस आगे आगे देखते रहिएगा। कैरेक्टर ऑफ फाल्डर एज ए ट्रेजिक हीरो, अगर ट्रेजिक हीरो के तरीके से इसे जस्टिफाई करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो इन गाल्सवर्दी जस्टिस द सेंट्रल प्रोटोगेनिस्ट फाल्डर द वीक विल्ड एंड नर्वस पर्सन विद अ गुड इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ to a suffering woman, in so doing the commits a crime which leads him to the prison and to death. Thus he becomes a pathetic figure than the tragic one. देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि ट्रेजिक हीरो नहीं मान सकते हम उसको, करेक्टर ऑफ हाल्डर है वो इसको एक ट्रेजिक हीरो नहीं मान सकते, वहाँ उसको क्या मानेंगे कि पैथेटिक फिगर मानेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर सहानुभूति की थोड़ी सी सहानुभूति दर्शाई जा सके। रीजन क्या है, उसने क्या किया था, रुथ हनीवेल को बचाने के लिए सारा कार्य किया था,
बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज डेड। तो इन सारे कृत्यों को करने के लिए दूसरे की सहायता के चक्कर में खुद मारा गया था। तो वो एक पैथेटिक फिगर मान सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, करेक्टर ऑफ रुथ हनीवेल। इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। रुथ कौन है? रुथ हनीवेल इज अ पुअर, ठीक है, अनइम्प्रेसिव वुमेन मैरिड टू अ ब्रूटस ड्रंकर्ड। ब्रूटस ड्रंकर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा पिपक्कड़ आदमी था, शराब पीता था। ही हर सफरिंग मेक्स हर लव फाल्डर सिंसियरली। और उसकी इसी पीड़ा की वजह से कभी कभी होता क्या है, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा और परेशान होते हैं। तो उन लोगों की परेशानी देखने के बाद में जो साफ दिल के लोग होते हैं, ठीक है ना, गुड हर्ट होते हैं, वेल हर्ट लोग होते हैं, वो उन परेशानियों का शिकार हो जाते हैं जो दूसरे को होती हैं। उनकी परेशानियों को देख के क्या होता है कि उनके दिल में उनके प्रति थोड़ी सी दया आ जाती है, और वो दया धीरे धीरे एक अफेक्शन में बदल जाती है। अफेक्शन धीरे धीरे किस में बदल जाता है? लव में बदल जाता है। एंड लव इज ब्लाइंड, यू नो दैट। जिस व्यक्ति को प्यार हो जाता है वही बर्बाद हो जाता है। अगर कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली हीरो जो सफर्स करते थे वो इसी टर्म की वजह से करते थे। एंड वाज किल्ड थ्रू दिस टर्म, और इसी टर्म की वजह से वो मारे गए। हियर इज सेम विद द फाल्डर, और फाल्डर के साथ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगेन सी डज ऑल दिस मोर फॉर हर चिल्ड्रन। फिर उसके बाद में जो कुछ करती है वो अपने बच्चों के लिए करती है। देन फॉर हर सेल्फ, अपने, यानी कि यहाँ रुथ हनीवेल जो उससे प्यार करती है या कुछ भी करती है वो अपने बच्चों के लिए करती है। रीज़न क्या है कि वो चाहती थी कि उसके बच्चे और वो एक खुश जिंदगी जिए। लाइक रुथ इन द ओल्ड टेस्टामेंट सी इज सैड एंड ग्लूमी फिगर। ऑल हर होप्स हाउएवर गेट shattered एट द डेथ ऑफ फाल्डर। लेकिन उसने जो उम्मीद लगाई थी फाल्डर से, वो सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं जब फाल्डर की मृत्यु हो जाती है, तब उसके सपने भी टूट जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हु इज जेम्स हाउ। अगर जेम्स हाउ की बात करते हैं तो जेम्स हाउ को समझना बहुत जरूरी है। हाउ एंड व्हाट डज ही डिक्लेयर अबाउट फाल्डर। वो फाल्डर के बारे में क्या डिक्लेयर करते हैं, तो समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ आज क्लियर कर दी हैं, इसके बाद में आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जेम्स हाउ कौन है? जेम्स हाउ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द क्रूअल इनह्यूमन सोशल एंड लीगल सिस्टम। कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा खराब व्यक्ति यहाँ पर दिखाया गया है। और ये सारी जो एम्बॉडीमेंट, क्रूअल, इनह्यूमन सोशल एंड लीगल सिस्टम, यानी जो विलेनियस कैरेक्टर हैं जिसके प्रति फाल्डर को सब कुछ झेलना पड़ा, वो सब कुछ इन्हीं के अंदर है। इट इज़ नॉट ऑफ कोर्स दैट ही इज द विलेन ऑफ द पीस। ही जजेस एंड एक्ट ऑन द प्रिविलेंट कन्वेंशनल मोरलिटी दैट मेक्स हिम ब्लाइंड टू द सीरियस फ्लॉज इन द सिस्टम। यानी इसी की वजह से फाल्डर के साथ में सब कुछ होता है, और ये सारी चीज़ों को, यानी कि जो फ्लो होता है, सीरियस फ्लो ऑफ सिस्टम होता है, उसको अनदेखा कर देता है, जिसकी वजह से फाल्डर की मृत्यु हो जाती है। ही इज द ऑनर। अब लेकिन बात कर लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। तो वो कौन है? ही इज द ऑनर ऑफ द फर्म। ये उस फर्म का मालिक है जिस फर्म में फाल्डर क्या है? एक जूनियर किलर के। याद रखना, क्लियर हुआ? इतना समझना बाकी है बस, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि जो जेम्स हाउ है वो कौन है। तो जेम्स हाउ इज द ऑनर ऑफ द फर्म इन विच फाल्डर इज अ जूनियर क्लर्क। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हु इज वाल्टर हाउ। अब यहाँ पे बात होती है वाल्टर हाउ की। जेम्स हाउ की तो बात हो गई, वाल्टर हाउ कौन है? एंड व्हाट डज ही डिसाइड अबाउट फाल्डर। वो फाल्डर के बारे में क्या डिसाइड करते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो वाल्टर हाउ द सन ऑफ जेम्स हाउ। समझिए, जो जेम्स हाउ थे, अभी ऊपर जो बात हुई थी, वो जेम्स हाउ कौन थे? इस वाल्टर हाउ के पिता थे, ठीक है। तो वाल्टर हाउ कौन है? जेम्स हाउ का बेटा है। स्टैंड एज अ फोइल टू हिज फादर ओविंग टू जेनियरसिटी एंड क्लियर अ व्यू इवेंट ही जजेस एवरीथिंग ऑन द ह्यूमन ग्राउंड एंड ट्राइज हिज बेस्ट टू डिसॉर्ड हिज फादर फ्रॉम सेंडिंग फाल्डर टू प्रिजन। ये एक अच्छा व्यक्ति प्रतीत होते हैं। रीजन क्या है? जब जेम्स हाउ फाल्डर को जेल भेजना चाहते थे, तब वाल्टर हाउ ने सोचा था कि किसी तरीके से फाल्डर को जेल न भेजा जाए, बस उसे थोड़ा सा पनिशमेंट मिल जाए। और लास्ट में जब वो जेल से छूट आता है, तो उसके बाद में फिर से वो चाहते हैं कि फाल्डर उनकी कंपनी में काम करे, ठीक है। ये इतना इनका हो गया। द कैरेक्टर ऑफ कॉक्सन। यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है कॉक्सन। तो गाल्सवर्दी का जो जस्टिस नाम का प्ले है, इसमें कॉक्सन एक अच्छी भूमिका निभाता है। कॉक्सन कौन है इसको भी समझ लीजिए।
ये एक हेड क्लर्क है, ठीक है, उसी यानी कि लॉ फर्म का एक हेड क्लर्क है जिसमें फाल्डर जूनियर क्लर्क था। ही इज ए गुड नेचर्ड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति है ये कॉक्सन, बट ही हैज हिज लिमिटेशन, उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। एज ए मेंबर ऑफ लोअर मिडिल क्लास ही अंडरस्टैंड वो क्या करता है, कुछ समझता है, फाल्डर एंड फील्स फॉर हिम। देखिए उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ अपनी सीमाएं थी, उसके बावजूद भी वो फाल्डर को बहुत अच्छा समझता है और उसको बहुत हेल्प करता है। बट ही कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर, लेकिन क्या करें, सीमाएं थी उसकी, क्योंकि वो वहाँ नौकरी करता था जिस फर्म में विलियम फाल्डर भी काम करता था, तो इसलिए उसने उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई। फाइनली ही आंसर ऑल फ्लेटरिंग एट द एंड व्हेन फाल्डर डाई, और उसके बाद में जब फाल्डर मर जाता है तो वो अपने कुछ ऐसे आंसर देता है जिससे किसी को नाराज़गी ना हो जाए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इट इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इट इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो हु सेज दिस एंड टू हुम एंड वाई, तो इट इज़ मैटर ऑफ, देखिए यहाँ जितनी भी लाइनें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सभी एक्ट सेकंड से हैं, ध्यान रखना, मोस्टली एक्ट सेकंड से हैं और ये सभी ट्रायल सीन से मैंने लिए हैं, ओके, क्योंकि ट्रायल सीन के ही जो एक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं, हु सेज दिस एंड टू हुम एंड वाई। तो दिया गया है, टॉर्चर्ड बाई ड्रंकेड हस्बैंड almost to death, Ruth Honeywell comes to meet Falder for being rescued from him, but in the office Coxon tells her that such personal affairs are not entertained. This forces Ruth to entreat him with these words. देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये इसकी ओपनिंग लाइन है प्ले की, ठीक है, ये ट्रायल सीन की लाइन नहीं है, ये उस समय की बात है जब रुथ हनीवेल विलियम फाल्डर से मिलने जाती है उसके ऑफिस में, ठीक है। तो उसको रोक लिया जाता है कॉक्सन के द्वारा, क्योंकि कॉक्सन कौन है, एक सीनियर क्लर्क है, उससे उसके मिलने का रीजन पूछता है और वो बोलता है कि यहाँ पर किसी को पर्सनली मिलने की इजाज़त नहीं है। तब रुथ हनीवेल उससे बोलती है, इट इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सो प्लीज लेट मी मीट विलियम फाल्डर, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले कोटेशन की, ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इज अ मशीन, ये ट्रायल सीन से लिया गया है, एंड स्पीक एन आउट बाई हेक्टर फ्रॉम, ठीक है, द डिफेंडर लॉयर ऑफ विलियम फाल्डर, यानी ये उस लॉयर के द्वारा बोली गई स्पीचेज हैं जो विलियम फाल्डर को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर इस स्पीच में वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ओके। बाकी का सब कुछ लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए बता ही देते हैं। देखिए फाल्डर का जो डिफेंस काउंसिल है, मिस्टर फ्रॉम यानी हेक्टर फ्रॉम पूरा नाम है इनका, वो इंट्रोड्यूस करता है मेटाफोर ऑफ मशीन का, इन ऑर्डर टू कन्वे द सेंस दैट लीगल सिस्टम क्या है, लीगल सिस्टम ऑपरेट करता है किस तरीके से, इन सच अ ह्यूमन वे दैट इट मेक्स मॉकी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जिससे जो जस्टिस नाम का जो कंसेप्ट है वो कैसा हो जाता है कि मजाकिया बन जाता है, एंड जस्टिस डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल कम्प्लीटली, और ये जस्टिस नाम का जो टर्म है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को बिल्कुल पूरे तरीके से तबाह कर देता है, ओके। द एंड ऑफ द ड्रामा, द एंड ऑफ द फाल्डर्स लाइफ प्रूव हिज वर्ड्स, और इसके जो शब्द थे जो ट्रायल सीन में बोले जाते थे तो लास्ट में वाकई में सही साबित होते हैं जब विलियम फाल्डर की रियली में मृत्यु हो जाती है। एक अच्छा कोटेशन और लेकर आए आपके सामने, देख लीजिए, इसमें दिया गया है, लॉ इज वाट इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, हु सेज दिस व्हेन एंड व्हाई। ये जो लाइन्स आपके सामने दी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन किसने किससे और कब बोली है, ठीक है। लॉ इज वाट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग, टोटल सभी आपके ट्रायल सीन से ली गई हैं, एक्ट सेकंड से, इन द कोर्ट ऑफ सेंटेंसिंग फाल्डर टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, द जज एज अ प्रोटेक्टर एंड एजेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम असर्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ इज ए नोबल वन। यहाँ ये जज की स्पीच है, ठीक है, जो उसको सेंटेंस कर देता है, जब सजा सुना देता है उसके बाद में बोलता है, क्या कहता है
कि जो लॉ है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जज एज ए प्रोटेक्टर एंड एजेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम असर्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, यहाँ से शुरू करेंगे, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ इज ए नोबल वन, यानी जो लॉ है वो बहुत श्रेष्ठ है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द गुड सिटीजन फ्रॉम द बैड वंस, और ये हमेशा बुरे नागरिकों से अच्छे नागरिकों की रक्षा करने के लिए तैयार बैठा है। टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, और ये समाज को बचाता है। द जज इज द स्पोक्समैन ऑफ द कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और यहाँ पर जज क्या है, एक स्पोकमैन है, एक वक्ता है जो जस्टिस के ऊपर अपना एक कमेंट देता है। इन द कॉन्टेम्परेरी जुडिशियल सिस्टम नेचुरली हिज ओपिनियन एंड व्यूज डू नॉट गो बाई ह्यूमन नॉर्म्स, लेकिन यहाँ पर वो जो भी बात कहते हैं वो वैसे तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल दैट इज करेक्ट, बट इन अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तरीके से, ह्यूमनिज्म के तरीके से वो सारी चीज़ें फिट नहीं बैठती, क्योंकि उन्हीं के शब्दों की वजह से अगर वो चीज़ें थोड़ी सी फेर बदल करके देखी जाती तो शायद विलियम फाल्डर को जेल नहीं होती और विलियम फाल्डर की मृत्यु नहीं होती। ओके, तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, जज के द्वारा बोली गई है। किससे बोली गई है, हेक्टर फ्रॉम से बोली गई है। जब बोली गई जब विलियम फाल्डर को सजा सुना दी जाती है तब। एक और अच्छा कोटेशन है, इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेटिंग ऑफ द मोमेंट, ठीक है, अ मैन डज नॉट स्कम लाइक दिस हु सेज दिस। ये लाइन्स किससे बोली हैं, कब बोली हैं, कहाँ बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट, लाइन किसने बोली है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द करेक्टर फ्रॉम दिस स्पीच, और इस स्पीच को बोलने वाले करेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है। आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ फाल्डर्स फोर्जरी, जब फाल्डर की फोर्जरी का पता चल जाता है, एंड हिज कन्फेशन, और जब वो इस चीज़ को स्वीकार भी कर लेता है कि उसने चेक में फोर्जरी की है। जेम्स हाउ डिसाइड्स अपॉन प्रोसिक्यूटिंग फाल्डर, वाल्टर हाउ हिज सन प्लीड्स फॉर फाल्डर्स केस, he opens that Falder, a gentleman, must have been tempted to do this. His word indicate that he is a good-natured youth who judges everything on the human ground, ठीक है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ के बीच की ये कन्वर्सेशन है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, द इक्वलिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। देखिए ये लाइन आपको पोर्सिया के द्वारा भी देखने को मिलती है, ठीक है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको ये लाइन देखने को मिलती हैं। तो वेयर डज द स्पीकर कोट लाइन फ्रॉम, और न वाई डज ही डू सो। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है ये तो आपको पता पड़ गया होगा, लेकिन यहाँ से जस्टिस नाम के प्ले में ये लाइन क्यों बोली गई है, वो किसके द्वारा बोली गई है। तो द स्पीकर वाल्टर हाउ कोट द फेमस लाइन फ्रॉम पोर्सियास स्पीच। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, वाल्टर हाउ के द्वारा बोली गई है, ध्यान रखना। ओके, और पोर्सिया के स्पीच से बोली गई है, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के ड्रामा से बोली गई है। वियर शी अपील्स टू शाइलॉक फॉर एंटोनियोस केस, वाल्टर, देखिए आगे इसमें ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ही ट्राई टू कन्वे हिज फादर दैट दे शुड पार्डन ऑन द वर्च्यू। वो क्या करता है, अपने पिता जेम्स हाउ से इतना कन्वे करने की कोशिश करता है कि वो फाल्डर को माफ़ कर दें, ठीक है। ओके, याद रखिएगा वाल्टर हाउ की स्पीच है और जेम्स हाउ से कहा गया है इस उम्मीद में कि शायद फाल्डर को माफ कर दिया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूट सीन इन जस्टिस, एक बात और आती है कि म्यूट सीन होता है इसमें, ठीक है, म्यूट सीन जो कहाँ पर क्रिएट होता है। तो म्यूट सीन, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि म्यूट सीन कहाँ पर क्रिएट होता है, याद रखिएगा। तो द म्यूट सीन एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ द व्यू, सिंस थ्रू दिस, यानी इसके द्वारा गाल्सवर्दी क्या करना चाहते हैं, प्रेजेंट द डीप एगोनी ऑफ हेल्पलेस मैन। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो साइलेंट हो जाता है। सो गाल्सवर्दी प्रेजेंट दिस टेक्निक टू शो द डीप एगोनी ऑफ अ हेल्पलेस मैन इन जस्टिस एज फाल्डर, ठीक है। फाल्डर इन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, द सीन अरोज नॉट ओनली और पिटी एंड फियर। इसमें क्या है, जो सीन है वो क्या करता है, पिटी एंड फियर तो इंट्रोड्यूस करता ही है, बट आल्सो हेट्रेड फॉर द सिस्टम। और हमारा जो सिस्टम है, हमारा नहीं, इंग्लैंड का जो सिस्टम है, उसके प्रति घृणा भी हमारे अंदर क्रिएट कर देता है।
ओके, म्यूट सीन है जो, क्योंकि उसमें जो फाल्टर है वो इतना असहाय और इतना क्रूशियल कंडीशन में शांत होकर बैठ जाता है कि हर व्यक्ति को उस हर एक चीज़ से नफरत हो जाएगी, जिसकी वजह से फाल्टर की ये कंडीशन हो गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रायल सीन इन जस्टिस। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। द ट्रायल सीन इन जस्टिस सेट्स द प्ले इन मोशन। ट्रायल सीन की वजह से ही प्ले आगे बढ़ता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज ट्रायल सीन के बाद में ही होती हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रायल सीन। और जो जस्टिस नाम का जो टाइटल है ना, वो टाइटल भी आपका ट्रायल सीन के बिना अधूरा रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, और ये ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है। तो आई थिंक देखिए मैंने इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें करा दी हैं। इसके बाद में भी अगर कुछ बच जाता है तो हम आगे भी इस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल की पहचान यही है कि हम हमेशा डिटेल स्टडी में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से मिली हुई सफलता क्षणिक होती है, और लॉन्ग रूट से अपनाई गई सफलता हमेशा के लिए होती है। तो देखते रहिए ऐसे ही, और लाइव टाइम पे हमारा जो लाइव वीडियो होता है वो है 8 PM